Good morning to all of you once again. Yesterday we have started our chapter number that was 11. Chapter number 11 that was cash book. We have started the chapter 11 that was cash book, and we have also discussed some points from this chapter. And today we will start the next topic of this chapter. तो आपका कल जो हमने जो किया था वो आपके हमने किया था कि सोसाइटी बुक का मीनिंग क्या है, सोसाइटी बुक कौन कौन सी हैं, एडवांटेज ऑफ सोसाइटी बुक कौन कौन से थे, वो हमने आपके जो है अपना एक बार रिवीजन कर देता हूँ कि उनमें एडवांटेज था डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, सेकंड था इंक्रीज इन एफिशिएंसी, थर्ड था इजीनेस इन पोस्टिंग, फोर्थ था इजीनेस इन चेकिंग, फिफ्थ था प्रोटेक्शन फ्रॉम द फ्रॉड, सिक्स्थ आपके पास इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस, सेवंथ आपका फ्लेक्सिबिलिटी, एट्थ आपका फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एट्थ आपके एडवांटेज जब कल हमने डिस्कस किए थे। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कैश बुक कौन सी होती है। कैश बुक का मतलब क्या है कि कैश बुक में ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू रिसीट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस एंड इट इज कॉल्ड एज ए कैश बुक। तो उसमें सारी ये कैश बुक आपकी कहलाती थी। तो कह रहा है कि आपके कैश बुक है वो एक सोसाइटी बुक है या प्रिंसिपल बुक है, ये पूछना चाह रहा है कि वो आपके कैश बुक कहेंगे या उसको प्रिंसिपल बुक सोसाइटी बुक कहेंगे या प्रिंसिपल बुक कहेंगे। तो हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक और प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक कहें या मेन बुक कहें और मेन बुक, ये दोनों में कौन सी है। तो आपकी जो कैश बुक है, इफ वी डजंट एंटर द ट्रांजेक्शन ऑफ कैश रिलेटेड टू द जर्नल and we prepare the cash book, then it is called as a subsidiary book. Means if we are not preparing the journal for the cash transactions and that is the first time entered in a cash book, then it is called as a subsidiary book. And principal book or main book is then when if we prepare the journal and the entries first time entry we record the cash transaction entry report first time in journal and then we prepare the cash book again, then we prepare the cash account, then it will be called as a ledger। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो क्या है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि when we keep it as a subsidiary book then we never prepare the cash account, then it will called as a main book also। कि जब हम आपका जो है कैश अकाउंट या कैश का लेजर नहीं बनाते हैं तो ये कैश बुक जो सब्सिडी बुक है ये मेन बुक भी कहलाएगी। सब्सिडी बुक तो है ही, पर इट इज ए सब्सिडी बुक एज वेल एज ए द प्रिंसिपल बुक आल्सो। प्रिंसिपल बुक किस हालत में है कि व्हेन वी डजंट कीप द कैश अकाउंट, हम कैश अकाउंट नहीं बनाते, तो ये आपका प्रिंसिपल बुक का मेन बुक मानी जाएगी। सब्सिडी बुक इसलिए मानी जाएगी कि वी नेवर प्रिपेयर द कैश अकाउंट। ठीक है। अब इसके बाद हम कहते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक। कैश अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है, तो हम डिफरेंस को नॉर्मली जो मैं आपको पहले बताता रहा हूँ इस प्रकार से समझेंगे डिफरेंस कैश बुक और कैश अकाउंट के बीच में, व्हाट आर द डिफरेंस। ठीक है। तो डिफरेंस आपका ये ले लो जी, कैश अकाउंट ये आपका है कैश अकाउंट और ये आपकी ले लो जी कैश बुक। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहला डिफरेंस आप ले लीजिए कि इट इज एन अकाउंट इन द लेजर। तो ये आपका जो कैश अकाउंट है तो ये कहता है कि इट इज एन अकाउंट इन लेजर, इट इज एन अकाउंट, इट इज एन अकाउंट इन लेजर। हम जो लेजर बनाते हैं लेजर के अंदर ये एक अलग अकाउंट के रूप में होता है। ठीक है। हम जो बच्चे नए हैं उनके लिए शायद उसका लेजर को नई चीज़ हो बताऊंगा मैं। इसके अंदर करें कि इट इज सेपरेट बुक मेंटेन फॉर द रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन।
It is an separate book. It is a separate book where cash transactions are recorded. जहां पर आपके कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये तो आपके लेजर के अंदर ही एक अकाउंट है, और जबकि ये पूरी बुक है जिसमें अलग से हम कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। कैश अकाउंट इज ओपन इन लेजर एंड पोस्टिंग डन इन अकाउंट, कि इसमें जो है पोस्टिंग इज डन, सीधा सिंपल लिख देता हूँ, पोस्टिंग इज मेड। यहाँ पर पोस्टिंग की जाती है। पोस्टिंग कहाँ से आती है? जर्नल से आती है। अब उसमें तो एंट्री होती है कैश, आपका जो कैश बुक में, तो यहाँ पर तो आपकी पोस्टिंग की जाती है, यानी पहले लेजर में जर्नल में एंट्री, जर्नल से फिर यहाँ पर आती है। जबकि इसके अंदर जो है ये आपकी एंट्री जो इसमें जर्नल एंट्री की जाती है, जर्नल एंट्री मेड, इसमें जर्नल एंट्री की जाती है और इसमें पोस्टिंग की जाती है। ठीक है, क्योंकि ये तो एक जर्नल का पार्ट है जबकि ये लेजर का पार्ट होता है। थर्ड आपके पास में वो कि व्हेन ट्रांजेक्शन ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड इन जर्नल इट इज नेसेसरी टू ओपन कैश अकाउंट। तो ये कहता है कि इसमें देखिए ट्रांजेक्शन ऑफ कैश अकाउंट आर रिकॉर्डेड इन जर्नल व्हेन जर्नल इज प्रिपेयर्ड, when journal is prepared, then cash account is opened। तो जब जर्नल प्रिपेयर किया जाता है कैश अकाउंट आपका ओपन किया जाता है, कैश अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। इसमें कहते हैं कि व्हेन ट्रांजेक्शन और कैश अकाउंट रिकॉर्डेड इन कैश बुक नो नेसेसिटी ओपन कैश अकाउंट। ये नो नीड टू ओपन कैश अकाउंट। यहाँ पर कैश अकाउंट ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैश अकाउंट जो है वो आपका एक मेन बुक में माना जाता है, इसको जरूरत नहीं है। और इसमें कहता है कि ओनली रिकॉर्ड ऑफ वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट इज कैश इज रिकॉर्डेड। तो इसमें वन एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है, वन एस्पेक्ट रिकॉर्डेड, यानी कैश को रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि इसमें कहते हैं रिकॉर्ड द बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें बोथ एस्पेक्ट जो है वो रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से फिर देख लो इन चीज़ों को। तो फर्स्ट आपके पास में करें कि आपका जो है इट इज एन अकाउंट इन लेजर, क्योंकि अकाउंट वर्ड है और ये बुक है, तो ये तो आपका जो है लेजर के अंदर अकाउंट खोला जाता है। जबकि ये कहता है कि इट इज एन सेपरेट बुक है वेयर द कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, ये तो एक बुक है। ठीक है, पोस्टिंग इज मेड, यहाँ पर कैश अकाउंट में पोस्टिंग होती है, अकाउंट में हमेशा पोस्टिंग होती है। जबकि इसके अंदर जर्नल एंट्री मेड, आपके ओरिजिनल बुक में जर्नल एंट्रीज होती हैं। व्हेन जर्नल इज प्रिपेयर्ड देन कैश अकाउंट इज ओपन। जब जर्नल प्रिपेयर किया जाता है तो कैश अकाउंट हमेशा खोला जाता है। जबकि इसमें जर्नल अगर होता है तो साथ में अगर आपकी कैश बुक होती है तो अकाउंट खोलने की कोई जरूरत नहीं है। वन एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है इसमें कैश का, इसमें आपके जो है दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि वो जर्नल के रूप में काम करती है। इट इज वर्क एज ए जर्नल। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में है कैश बुक इज ए जनरलाइज्ड लेजर। तो कैश बुक जो है वो सीधा से एक ही बात है कि कैश बुक क्या है। कैश बुक एक जनरलाइज्ड लेजर है, जर्नल का ही एक पार्ट है, तो हम इसको जनरलाइज्ड लेजर भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें इस टॉपिक में तो खास चीज़ें नहीं है। तो ये जनरलाइज्ड लेजर जो वो बोलते हैं तो उसमें कुछ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज भी होंगी आपकी। तो हम आगे देखते हैं कि सिमिलरिटी ऑफ कैश बुक विद जर्नल, कि कैश बुक के जर्नल के साथ में क्या सिमिलरिटी है, क्या समानताएं एक जैसे कैसे हैं। कि जस्ट लाइक ए जर्नल ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। जर्नल में भी हम सोर्स डॉक्यूमेंट से, यानी आपके चेक थी, पेन स्लिप थी, आपका वाउचर था, उनसे हम एंट्री करते थे। तो कैश बुक में ऐसी एंट्री करते हैं, तो ये आपका दोनों से एक जैसी हैं। सेकंड, लाइक ए जर्नल ट्रांजेक्शन इन कैश बुक आर रिकॉर्डेड डेट वाइज ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड व्हेन दे टेक प्लेस। तो जर्नल में भी हम जो है
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज हम ट्रांजेक्शन लेते हैं, तो कैश बुक में भी हम डेट वाइज लेते हैं, जबकि लेजर में हम आगे पीछे लेते हैं। थर्ड करके जस्ट लाइक जर्नल, ट्रांजेक्शन फ्रॉम कैश बुक आर आल्सो पोस्टेड टू द रिलेवेंट अकाउंट इन द लेजर, कि हम जिस प्रकार से जर्नल के अंदर जो ट्रांजेक्शन होती हैं, हम उसी प्रकार से कैश बुक से भी जो ट्रांजेक्शन होती है हम उसको कहीं ना कहीं पोस्टिंग करते हैं। जस्ट लाइक जर्नल, ए कैश बुक आल्सो कंटेन लेजर फोलियो कॉलम, और जैसे कि आपका जर्नल में LF होता है वैसे कैश बुक में आपका LF होता है। ठीक है, तो ये आपकी कैश बुक है जो वो आपके जर्नल के एक जैसी लगती है। दूसरे में कह रहा कि सिमिलरिटीज ऑफ कैश बुक विद लेजर, क्या कैश बुक और लेजर भी एक जैसे हैं? कुछ लगता है ऐसा ही है। फ्रॉम द कैश बुक क्लोजली रिजेंबल द लेजर अकाउंट, इट हैज टू इक्वली डिवाइडेड साइड आइडेंटिकल कॉलम्स। जैसे लेजर में आपके दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, वैसे कैश बुक में दो साइड होती हैं, रिसीट एंड पेमेंट। ठीक है, तो एक जैसे लगते हैं। कैश बुक itself serves a cash account also, and as such when the cash book is maintained, cash account is not opened in the ledger, the cash book hence a part of the ledger also। कहता है कि जब कैश बुक बनाई जाती है लेजर नहीं बनाया जाता, और जब लेजर बनाई जाती है कैश बुक नहीं बनाया जाता, इसका दोनों एक जैसे ही हैं। और उसके अंदर जस्ट लाइक लेजर अकाउंट, द वर्ड टू और बाई यूज्ड इन कैश बुक आल्सो, जैसे हम लेजर में टू और बाई वर्ड यूज करते हैं वैसे हम कैश बुक में टू और बाई वर्ड यूज करते हैं। इट इज बैलेंस जस्ट लाइक लेजर, और ये जो है लेजर की तरह से हम इसको बैलेंस भी करते हैं। ठीक है, तो थ्योरी में इतनी बताऊंगा, एडवांटेज मेंटेनिंग कैश बुक में बातें करवाऊंगा क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। उससे पहले मैं कैश बुक से सीधे चलता हूँ कॉलम पे, ताकि आपको जो है कैश बुक के बारे में नॉलेज हो जाए। जो नए बच्चे आए हैं, पुराने बच्चों तो कर चुके हैं, नए बच्चों के लिए जो जरूरी है कि पहले मैं कैश बुक बता दूँ, फिर उनके जो है डिफरेंस और उनके बेनिफिट एडवांटेज उनको समझ में आएंगे, वरना थ्योरी उनके लिए बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको कैश बुक बना के बताता हूँ। तो कैश बुक जो है वो आपकी 3 टाइप की होती है, वैसे तो 4 टाइप बोल रहे हैं, आपकी सिलेक्शन 3 टाइप की है। तो आपकी एक होती है सिंगल कॉलम, जिसमें एक ही कॉलम होता है। दूसरा आपके पास में होता है जी डबल कॉलम, जिसमें कैश और बैंक होता है। और थर्ड होता है ट्रिपल कॉलम, जिसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट कॉलम होता है। और एक होता है आपकी पैटी कैश बुक। तो आज हम सिंगल कॉलम की बात कर रहे हैं। तो सिंगल कॉलम में आपको कुछ नहीं करना, ऐसे एक लाइन खींचो जी। ठीक है, अगर हम मैं इसको यूँ एक्सप्लेन करूँ कैश बुक एक्चुअली है क्या, प्रैक्टिकली अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो व्हाट इज द कैश बुक। आप सपोज कर लो कि आप सुबह घर से निकले थे एंड इन योर पॉकेट 1000 rupees वर इन योर पॉकेट and one page were also you keep in your pocket with one pen, and then you go to a shop, then many customers come, many creditors and many debtors also come, many customers come, they purchase the goods in cash। Naturally अगर आप उसको जेब में डाल देंगे, कोई लेने वाला है उनको देते रहेंगे, तो शाम को आपको पता नहीं चलेगा कि हमने किसको पैसे दिए, कितने दिए और मेरी जेब में कितना पैसा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कागज़ और पेन लिया था, हम उसमें सबसे ऊपर हमारा जो बैलेंस वो लिख लेंगे, 1000 रुपये हमारी जेब में थे। इसके बाद में जैसे ही कोई कस्टमर माल लेके जाता है तो पैसा रिसीव होता है, तो हम उसके ये जो एक साइड है इस कागज़ की, वन साइड, हम इसको रिसीट साइड बोल देंगे, हम उसको बोल देंगे रिसीट साइड। तो वो जो पैसा कस्टमर दे के गया वो हम लिख देंगे कौन दे के गया था। और फिर अगर आपका कोई क्रेडिटर है उसको आपने पेमेंट की, तो यहाँ पर आप पेमेंट साइड में लिखेंगे, तो ये आपकी पेमेंट साइड है, तो आपने किसको पेमेंट की वो यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से जितना पैसा आया रिसीट हुआ इस साइड में, जितना पैसा पे किया उस साइड में, और लास्ट में शाम को आप हिसाब मिला लेंगे, उतने पैसे आपकी जेब में होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है मेन पर्पज है, आपका कैश बुक इस प्रकार की होती है। अब कैश बुक का फॉर्मेट जो मैं बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले डेट, ठीक है जी, ये आपके पास में होता है जी। सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, ये कॉलम आपका डेट। उसके बाद में सेकंड कॉलम आपका पर्टिकुलर्स, उसके बाद में पर्टिकुलर्स के बाद में आपका वाउचर नंबर, उसके बाद में आपका LF,
उसके बाद में है आपका अमाउंट। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका पहला होगा डेट, जिसमें आपकी कौन सी डेट को क्या ट्रांजेक्शन हुई वो लिखेंगे। पर्टिकुलर्स क्या ट्रांजेक्शन हुई। वोचर नंबर, यानी आपने वोचर जो प्रिपेयर करते थे, आपका सेकंड चैप्टर में बताया था कि वोचर इज इन डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट एंड साइंड बाय द मैनेजर। तो ये मैंने आपको बताया था, वो ये होता है वोचर नंबर। फिर LF लेजर फॉलोइंग, क्योंकि कैश बुक है ये आपकी सब्सिडरी बुक है, यानी एज जनरल माना जाता है। आपका LF का लेजर फॉलोइंग, लेजर का पेज नंबर। और फिर अमाउंट हो गया। और फिर उसी प्रकार से जो है, मैं थोड़ा छोटा कर लूँ इसको क्योंकि आगे आएगा नहीं फॉर्मूला। फिर ये अगला आपका जो क्रेडिट साइड शुरू होगी, ये आपकी होगी जी डेट। फिर उसके बाद में होगा जी ये पर्टिकुलर्स, डेट के बाद में है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद में वही वोचर नंबर, वोचर नंबर के बाद में आपका LF, LF के बाद में है आपका अमाउंट, ये आपका है अमाउंट। ठीक है। अब ये आपका जो फॉर्मेट, जब भी आप फॉर्मेट बनाएं तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, डेट, पर्टिकुलर, वोचर नंबर, LF, अमाउंट। फिर वहीं से आगे स्टार्ट हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, वोचर नंबर, LF, अमाउंट। दिस इज द रिसीट साइड, यानी यहाँ पर जो पैसा आएगा इस साइड में लिखेंगे। एंड दिस इज द पेमेंट साइड, जो पैसा गया वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। तो आपका रिसीट नंबर 1 है, पेज नंबर 11.6 के ऊपर देखो। ये अगर रखिए 2020 में मार्च 1 को कम्युनिस्ट बिजनेस विद कैश 20,000। तो आपका जो है ये 1 मार्च को है, 1 मार्च को बिजनेस शुरू किया, तो ये हम बिजनेस में पैसा आ गया, पैसा आ गया तो मालिक ने दिया, मालिक के लिए कोड वर्ड है कैपिटल, ये हो जाएगा टू कैपिटल, टू कैपिटल। और मालिक ने जो पैसा लगाया था बिजनेस को लगाया था 20,000, यानी हमारे पास में 20,000 रिसीव हो गए। तो ये आपका हो गया जी 20,000। ठीक है जी। बोट गुड फॉर कैश 5,000, हम 5,000 रुपये का माल लेकर के आए, माल लेके आए तो पेमेंट कर दी होगी, कैश गया होगा, कैश गया होगा। तो डेट कौन सी है, डेट आपकी सेकंड मार्च है ये, 2 मार्च। तो क्यों गया पैसा, बाय परचेजेस, क्योंकि हमने माल खरीदा था, तो बाय परचेजेस। और कितना अमाउंट था ये आपका अमाउंट था 5,000, बाय परचेजेस 5,000, 5,000 का माल खरीदा था। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000, हमने माल बेचा तो पैसा आया होगा, आया होगा तो रिसीट हुई होगी, तो यहाँ पर आप 4,000 लिखेंगे। 4,000 क्यों आया, क्योंकि अपने माल बेचा, माल बेचने का मतलब सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स की डेट कोई भी लिखते जाना, डेट का कोई चक्कर नहीं है, आप ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। उसके बाद में गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, हमने रवि से माल उधार खरीदा, तो भैया ये तो हमारी कैश बुक है, ये हमारी कैश बुक है, उधार की कोई एंट्री नहीं करेंगे। हमने रवि से माल खरीदा, उधार की कोई एंट्री नहीं होगी, ओनली कैश आना या कैश जाना ही लिखेंगे इसमें। ठीक है। पेड टू रवि, रवि को हमने जो है पेमेंट की है, वो हमने पेमेंट की 7,000 की, पेमेंट की तो कैश गया यानी पेमेंट साइड हो गई, और हमने 7,000 पे किया। किसको पे किया उसका नाम लिख दो, हमने पे किया बाय रवि, हमने रवि को पेमेंट कर दी, तो बाय रवि अकाउंट है 7,000। नेक्स्ट अगर है कैश सेल्स, हमने माल बेचा 8,000 का, सेल किया कैश में तो पैसा आया होगा, तो रिसीट हुई होगी, तो ये आपके पास मिल जाएगा 8,000। और क्यों आया पैसा, टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पर हमने सेल किया था, तो सेल्स अकाउंट के काम से हमारे पास में पैसा रिसीट हुआ है। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000, हमने जो है 6,000 का फर्नीचर खरीदा तो पेमेंट हुई होगी, तो पेमेंट हुई होगी तो हमने यहाँ पर पेमेंट कर दी, क्योंकि ये पेमेंट साइड है, पेमेंट कर दी 6,000 की। क्यों पेमेंट की, क्योंकि हमने बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा है, यहाँ पर परचेज वर्ड नहीं है, क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा, हमारी ये जो एसेट है, तो बाय फर्नीचर। ठीक है जी। पेड वेजेस 380, हमने किराए की पेमेंट की, वेज मजदूरी पेमेंट की 380, तो ये पेमेंट हो गई। क्यों हुई, क्योंकि बाय वेजेस,
हमने वेजेज की पेमेंट की है बाय वेजेज अकाउंट, ठीक है। ये आप कैसे 380। नेक्स्ट स्टेप आ जाइए, पेड रेंट 400, रेंट पे किया था, ये पेमेंट हो गई, तो ये आपके पास में हो गया जी इस साइड में। और पेमेंट क्यों हो गई? रेंट से, बाय रेंट, रेंट आप कैसे 400 हो गया, ठीक है। इसके बाद रिसीव्ड कमीशन, हमें कमीशन मिला है, कमीशन मिला तो रिसीट हो गई, और कितने मिला 600, तो यहाँ पर लिखेंगे, और ये हो जाएगा टू कमीशन, हमें कमीशन मिला है 600, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में जी विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंस 10,000, हमने पर्सनल एक्सपेंस के लिए निकाले, यानी उन्होंने ड्राइंग की है, तो ड्राइंग की तो नेचुरली हमारी तो बिजनेस की तो पेमेंट ही है ना, हम तो बिजनेस हैं। अब मालिक ने पैसे निकाले हैं, तो मालिक ने पैसे निकाले तो 1000 यहाँ मालिक ने पेमेंट, हमने पेमेंट कर दी, किसको कर दी? मालिक को। मालिक के लिए कोड वर्ड है ड्राइंग, बाय ड्राइंग्स, हमने मालिक को जो है वो पेमेंट कर दी ड्राइंग की 1000, ठीक है। नेक्स्ट पेड सैलरी, हमने सैलरी की पेमेंट की है, और वो हमने सैलरी पेमेंट की 900, यानी पेमेंट कर दी हमने, तो पेमेंट साइड में आ जाएगी, और ये पेमेंट साइड में आ जाएगी, पेमेंट हो गई। क्यों पेमेंट हुई? हमने सैलरी पे की, तो बाय सैलरी, बाय सैलरी 900 हो गई। अब देखो कि आपने ये तो रिसीट हुई, वो पेमेंट हुई है, रिसीट हमेशा कैश की ज़्यादा मिलेगी, कैश हमेशा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप पेमेंट ज़्यादा कर ही नहीं सकते, जितना आपके पास पैसा होगा उससे ज़्यादा आप पेमेंट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए आप ये ध्यान रखो कि जो सिंगल कॉलम कैश बुक होगी तो उसमें हमेशा रिसीट साइड बड़ी मिलेगी। तो हम रिसीट साइड के अंदर देखें तो आपका यहाँ पर टोटल लगा लो, तो टोटल लगाएं पहले रिसीट साइड का, तो थोड़ा सा ये यहाँ है, तो इसका थोड़ा सा सामने इधर से ला के टोटल लगा दो, ये आपके पास हो जाएगा टोटल रिसीट्स, टोटल रिसीट्स, टोटल रिसीट्स कितनी हैं? आप इनको 1000 से टोटल करो, ये पुराने वाला तरीका छोड़ दो, ये कितने 20,424 और 8 32, 32,600 हो गए जी। टोटल रिसीट हो गई जी आपके पास हैं 32,600, ठीक है। अब इनका एसेट 1000 से टोटल करो, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, यानी ये तो 19,000 हो गए, पहले 19,000 को ले लिया। अब हंड्रेड्स पे आ जाओ, हंड्रेड्स में 300, 4, 700, 709, 1600, 1600 ये हो गए, थाउजेंड्स हो गए, हंड्रेड्स हो गए, टेंस पे आ जाओ। अब टेंस आप कैसे हैं? 80 है और कोई नहीं है, तो 80 ले लो और टोटल करो 0, 8, 6, 0, 2, यानी 20,680 बनेगा। तो ये हो गई टोटल, इनके सामने टोटल पेमेंट्स, टोटल पेमेंट्स आप कैसे बन गई जी? वो आपके पास में है 20,000 और 680, ये हो गया 20,680 हो गया। अब आपने टोटल रिसीट भी कर ली और टोटल पेमेंट भी कर ली, आपके पास में आए तो इतने थे और आपने पे इतने कर दिए, तो आपके जेब में कितने बचे होंगे? तो आप ये जो है 32,600 को ले लो, 32,600, इसमें से 20,680 घटा लो, तो कितने बच गए? 0, 10 में से 8 गया 2, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, यानी 11,920 बचे। तो ये आपके पास में जाएंगे बाय बैलेंस CD, आपकी जेब में जो पैसा बचा वो बच गया जी 11,920, टोटल कर लो जी, ये टोटल इसके सामने आ जाएगा, बिल्कुल ये उतना ही बनेगा क्योंकि हमने इसी में से घटाया उसको, तो 32,600, ठीक है। और ये भी आपके पास में जाएगा 32,600। ये बैलेंस CD है, तो ये मार्च का महीना, 1 अप्रैल को क्या होगा? 1 अप्रैल को आप यहाँ पर कर देंगे टू बैलेंस BD, दैट वाज CD कैरिड डाउन, क्लोजिंग डाउन, और ये है ओपनिंग बैलेंस, और ये कितना हो जाएगा 11,920, यानी जब यहाँ का जो CD होगा वो अगले महीने यहाँ का BD होगा, यानी यूँ कहें
कि आज आपने पर्स में जो पैसे रखे थे, अगर शाम को पर्स में पैसे रखे तो सुबह उठोगे तो उतने ही मिलेंगे ना। तो आपकी जेब में कितने पैसे थे? 11,920। तो अब यहाँ पर भी ये ओपनिंग हो जाएगी 11,920। अब अगला महीना शुरू हो जाएगा, अगले महीने में ऐसे ही पैसे आते जाएंगे, जमा करते जाएंगे और यहाँ से हम पेमेंट करते जाएंगे। तो ठीक वैसे ही चलता जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपकी बनेगी सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है जी। इसको दोबारा से फिर एक बार देख लो कि सिंगल कॉलम कैश बुक में जो है किस प्रकार से आपकी ये तैयार होगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि आप जो रिसीट है और जो पेमेंट अकाउंट है, रिसीट और पेमेंट साइड दो बनाओगे। तो और उसके बाद में आप सबसे पहले लिखोगे डेट, फिर उसके बाद में पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद में आप लिखोगे जी वाउचर नंबर, फिर उसके बाद में आप लिखोगे LF, और LF के बाद में फिर जो है आप लोग लिखोगे वो अमाउंट। ठीक है, ये आपका अमाउंट कितना है, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर, फिर ये आपका LF। ठीक है, और फिर ये अमाउंट। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बिजनेस शुरू हुआ है तो ये 20,000 आ गया। अगर बिजनेस शुरू नहीं होता, जैसे आधे से महीने बिजनेस शुरू नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्या बैलेंस BD है। तो अगर ऐसी पहले का कोई फिगर दिया था तो मैं लिखते टू बैलेंस BD, तो यहाँ लिख देते जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। तो अगले बुक्स में आप क्वेश्चन में देखोगे कि यहाँ पर बैलेंस BD दिया हो सकता है, क्योंकि बिजनेस हर महीने स्टार्ट नहीं होता कभी भी। तो यहाँ पर या तो बिजनेस शुरू किया टू कैपिटल आ गया, वरना हमें आता टू बैलेंस BD आता। फिर देखो कि हमारे पास पैसा आया होगा, बुक को छोड़ दो, वैसे ही देखो आपने 4,000 आया, कहाँ से आया? आपने सेल की होगी। 8,000 भी आया, कहाँ से आया? आपने सेल की होगी। 600 कहाँ से आया? आपको कमीशन मिला था। ठीक है, अब आपने पेमेंट की थी तो 5,000 की पेमेंट की, क्यों की? क्योंकि परचेज हुई थी। फिर 7,000 की पेमेंट की क्योंकि रवि को आपने पेमेंट की थी। फिर 6,000 की पेमेंट की क्योंकि आपने फर्नीचर खरीदा था। फिर 380 की पेमेंट की क्योंकि आपने वेजेस पे किए थे। फिर 400 की पेमेंट की क्योंकि आपने रेंट पे किया था। फिर आपने 1,000 की पेमेंट किया है तो ये ड्राइंग आपने की थी। फिर 900 की पेमेंट किया था तो ये आपका सैलरी हो गया था। अब आपका ये टोटल जो रिसीट हो गया। ठीक है, ये तो आपने ली टोटल रिसीट, और उधर आप करोगे तो उधर आपके पास है ये टोटल पेमेंट। तो टोटल रिसीट है उसमें आप देखो कि आप जो है 1000 से ले लो। तो पहले आपके पास है 20,000, फिर आप उसके बाद में 4,000, फिर उसके बाद में 8,000, फिर उसके बाद में 600। तो कर लो 20 प्लस 4 24 और 8 32 और 600 ये हो गई। तो टोटल हो गया 32,600। उधर आ जाओ आपके टोटल पेमेंट साइड में। टोटल पेमेंट साइड में आप आ जाओ 5,000 और 7 12,000 और 6 18,000, 18,000 और 1,000 और 19,000। तो देखो आपने जो है राइट हैंड साइड को आपने जो लिखा हुआ है वो लिखा 19,000। और फिर आप ले लो हंड्रेड्स को। हंड्रेड्स में आपके पास में जो 300 है और 400 है और 900 है। तो 300, 400 और 900, इन तीनों को आप जोड़ लो। और तीनों को आप जोड़ोगे तो ये आपके बन गए 1,600। अब ये आपके हो गया 1,600। फिर आप ले लो टेंस को, टेंस में केवल एक ही है 80। तो ये हो गया 20,680। तो टोटल हो गया 20,680। यहाँ पर देखें आपने टोटल रिसीट हुई थी 32,600। यहाँ पर टोटल पेमेंट हो गई थी 20,680। आपकी जेब में कितना पैसा बचा? तो 32,600 में से 20,680 घटा दो तो आपके जेब में 11,920 बचता है। तो आप यहाँ पर कर दोगे बाय बैलेंस CD 11,920। टोटल कर लो 32,600, और ये टोटल आपने कर लिया 32,600। और यहाँ पर जो लास्ट में कर दोगे टू बैलेंस BD 11,920, जो वो वाला अमाउंट था ये। अब अगले महीने जो है ये 1 अप्रैल को ये स्टार्ट हो जाएगा, आगे फिर ये आपकी रिसीट होते जाएंगे, उधर पेमेंट होती जाएंगे, और इस प्रकार से आपकी बन जाएगी ये कैश बुक। ठीक है जी। हाँ जी, ये सिंगल कॉलम कैश बुक थी। कल हम इससे आगे जो है इलस्ट्रेशन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, उसमें भी आपका जो है सिंगल कॉलम ही है, और उसके बाद में फिर आगे हम और आगे डिस्काउंट की एंट्रियाँ भी करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, प्लीज रेज योर क्वेश्चन, आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। हाँ जी बेटा, किसी को पूछना कुछ क्वेश्चन? अगर पूछना तो पूछिए मेरे से। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, फिर मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ।
एडमिशन के रिगार्डिंग किसी बच्चे ने, चाहे आपके पड़ोस के कोई भी हैं, चाहे वो अपने स्कूल का चाहे बाहर का है, अगर 31 अगस्त तक एडमिशन नहीं करवाया तो उस बच्चे का एडमिशन कहीं पर भी नहीं होगा। और आप अगर अपने स्कूल में एडमिशन करवा चुके हैं, फीस भर चुके हैं, पर एडमिशन नंबर नहीं मिला, तो आकर के एडमिशन नंबर लेके जाएं, क्योंकि एक प्रोस्पेक्टस का फॉर्म और भरना पड़ता है आपको। वो फॉर्म भरें और भरने के बाद फिर आपको एडमिशन नंबर मिलेगा, फिर आपका एडमिशन कंफर्म होगा। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, हम कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।